हेलो। काशी हिंदी संस्थान में आप सभी विद्यार्थीगण का स्वागत है बच्चों। और लगातार क्लासेस आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये खुशी की बात है कि आप लोगों का पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से नियंत्रित है। पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर में क्या है अभी उसकी चर्चा की, ताकि पूरे निबंध को जब मैं पढ़ाऊं तो आपको समझ में आए। बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कक्षाओं में जब मैं पढ़ाता रहता हूँ या जब वैसे भी कोचिंग में बैच में, तमाम बच्चे कहते हैं सर संस्कृत क्या है, बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। पता नहीं दिनकर जी का जो लैंग्वेज है ना सर, ऊपर से बन जाती है। ऊपर से, अरे ऊपर तक जो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो ऊपर से तो निकल ही जाएगा। पहले दिमाग को, मस्तिष्क को अच्छे ज्ञानों से भर दे। हाँ, दिन भर मोबाइल में लीन रहेंगे और मस्तिष्क खाली रहेगा, पूरा करकट से भरा रहेगा। ये सब लैंग्वेज, ये सब भाषा और ये सब दर्शन जो है ऊपर से निकलना स्वाभाविक है। जैसे इस चैप्टर के बारे में, भक्ति के बारे में और क्या निराश हुआ जाए के बारे में एक और चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो पाठ्यक्रम में साल कम कर दिया गया है। तो है दासी या शंकर प्रसाद, ये सब हाई लेवल के राइटर है। ऐसे साहित्यकारों को पढ़ने के लिए तो उस लेवल को हम बनाए अपने आप। अब कोई साहित्यकार अगर थोड़ा कठिन लिखा है, आप लोगों के लायक लिखा है, तो उल्टा हम कहें कि समझ में नहीं आते हैं, फालतू साहित्यकार है। भाई इसका मतलब हमारा लेवल उस लायक नहीं बन पाया। हम अपने लेवल को तो आगे बढ़ाएं। वही 5-6 तक का हिंदी, वही लेवल अगर हम बने रहेंगे और बाकी समझने का प्रयास न करें, अपने आप सुधारने का प्रयास न करें, तो निश्चित रूप से अच्छी बातें नहीं बच्चों। तो आज ध्यान दें आप लोग, संस्कृत क्या है। भाई संस्कृत क्या है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। संस्कृत गुण है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त, और इसमें आध्यात्मिक और सामाजिक, दार्शनिक सभी गुणों का कहीं कहीं समावेश होता है। यानी जो हर परिस्थितियों में आपको समान रखे, वह संस्कृति है। समान कृति, समान समधन कृति, जो समान रूप से आपको कार्यों के लिए आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करती है, वही संस्कृति। लेकिन यहाँ पर रामधारी दिनकर जी क्या कहते हैं उसकी व्याख्या में करने जा रहा हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत विचारों को बता रहा था सामने। संस्कृत क्या है, ध्यान दो। संस्कृत क्या है, इसकी विशेष व्याख्या में कर रहा हूँ। दिनकर जी लिखते हैं बच्चों, संस्कृत वह विशिष्ट गुण है जो हमारे अंदर व्याप्त है, वो संस्कृति है। यहाँ संस्कृत सभ्यता को लेकर करके बहुत व्यापक विचार मंथन किया है रामधारी दिनकर जी। आप सिंपल से लैंग्वेज में बताता हूँ बच्चों, बहुत इजी तरीके से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। संस्कृत क्या है, कोई अगर पूछे, जो हमारे अंदर, जिसको मैं देख नहीं सकता हूँ, संस्कृत देख नहीं सकता, दिखाई नहीं दे सकता है, जिसको हम देख न सके, जो हमारे अंदर गुण के रूप में विराजमान हो, जो हमारे अंदर गुण के रूप में विराजमान हो, संस्कृति है। और जो हमारे पास साधन के रूप में विराजमान हो, वो हमारी सभ्यता है। सिंपल सी बात, जो हमारे पास है वह सभ्यता है, जो हमारे अंदर गुण के रूप में विराजमान है वो हमारी संस्कृति है। सीधी सी बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे और क्या हमारे पास है, भाई हमारे पास, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पंखा है, एक घर है, मकान है, यानी गाड़ी मोटर जो है, तो क्या है, वो हमारी सभ्यता है। जो हमारे पास सभ्यता है बच्चों, बार बार मैं बता रहा हूँ, जो पास में है, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, विमल कपड़े पहनते हैं। अच्छे जो साधन हैं, जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं,
भाई हम किस गाड़ी खरीदे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे कीमती कपड़े पहन रहे हैं, तो गाड़ी मोटर बंगला सब क्या है, हमारी सभ्यता है। और संस्कृत क्या है ये भी जान लो। संस्कृति विशिष्ट गुण है। जैसे हम गाड़ी लिए हैं, गाड़ी सभ्यता होगी, लेकिन सभ्यता में भी संस्कृत है। जैसे दूध में पानी मिलता है, जैसे दूध और पानी में बहुत गहरा संबंध है, ये शरीर और आत्मा में संबंध है। आत्मा जो है दिखाई नहीं देती है, ये शरीर दिखाई देती है। भाई आदमी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर, उसकी नाकें अच्छी है, आंखें अच्छी है, हाइट अच्छी है। तो जो आपके पास में विराजमान है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो सभ्यता है। जो आपके पास पर्सनालिटी, भाई आप लंबा चौड़े हो, गोरे हो, अच्छे से दिखते हो, बढ़िया है, क्या लाजवाब दिखते हो आप लोग, और दिखने का प्रयास करते हो, वो सभ्यता है। लेकिन कैसे रहें, कैसे बैठे, कैसे उठे, किस समय हम कैसे बात करें, ये हमारी संस्कृति। ये नहीं जिसकी सामने जो चाहो बोल दो, जो आया कह दिया, आप गए मूड नहीं, ये मैंने कर दिया। नहीं नहीं, यही तो बात है। संस्कृति उसे कहते हैं जो हमारे अंदर गुण के रूप में विराजमान है। उठने बैठने, खाते पीते, सोते जागते, कैसे हम जीवन जिए, यह जो कला है, यही हमारी संस्कृति है। अब इसमें तमाम बातें दिखाने का भी प्रयास किया महामहिम दिनकर जी ने, कि हमारे ऋषि मुनि महात्मा गरीब, मतलब कि नदियों किनारे रहा करते, जंगलों में रहा करते थे। यानी यहाँ एक चीज बता दी गई साफ साफ, संस्कृत जरूरी नहीं है कि वो धन को देखती होगी। धन है जरूरी, वहां संस्कृति है। बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी, साधन युक्त व्यक्ति भी तबीयत से नंगे हो सकते हैं। यानी ध्यान देना, संस्कृत और सभ्यता में बहुत गहरा संबंध जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति सांस्कृतिक है, जरूरी नहीं वहां सभ्यता बहुत, ये भी बातें हैं। हाँ, सभ्यता में संस्कृति हो सकती है। भाई कोई व्यक्ति आईएएस है, गाड़ी मोटर बंगलो सब उसके पास में है, लेकिन अब कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, अच्छे तरीके से बात कर रहा है, लोग कहते अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। बच्चों, man is the identity card of his family, of his society and of his nation. आप अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के परिचय पत्र हो, आप आइडेंटिटी कार्ड हो बच्चों। श्योर है, निश्चित है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो, आप बाहर निकलते हो, अगर अच्छे कार्य करते हो तो भाई फैमिली इसकी माँ अच्छी होगी, पिता अच्छी, आपको अच्छे बैठने आईटी कार्ड हो, आप जिस कॉलेज से पढ़ते हो, जिस स्कूल हो, आपको आईडी कार्ड हो। आईडी कार्ड हो गई, आप अच्छे हो तो भाई तो कोई हाँ बच्चे अच्छे हो। कोई स्कूल अच्छा नहीं होता है, बच्चे क्योंकि अच्छे होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल पे आप अच्छा हो जाता है। तो यही बात यहाँ बताने का प्रयास किया कि जो जरूरी नहीं है हमारे भारत में, यानी भारत में जो हमारे संस्कृत को बनाने वाले लोग थे, जिन्होंने तमाम किताबें लिखी, जैसे चाणक्य को ले ले, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे, बारह मिहिर थे, बाणभट्ट थे, तमाम लोग साधारण जिंदगी जिए। चरक जो संत थे, ऋषि, चरक संहिता लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। क्या लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते थे? बिल्कुल नहीं। आज इस नई कल्चर में, नई संस्कृति में लोग कैसे हो रहे हैं? लोग जो है पाश्चात्यवादी हो रहे हैं, लोग भौतिकवादी हो रहे हैं। ये भौतिकवादिता में हम लोग सभ्यता और साधन को महत्व देने लगे। आजकल व्यक्ति की कीमत ज्ञान से कम हो रही है, उसमें साधनों से अधिक हो रही है। यह क्या हो रही है? यह उपभोक्तावादी संस्कृति।
ठीक नहीं है। व्यक्तिगत ज्ञान हमारी भारतीय संस्कृति इसी प्राधान्य, इसी को समझाने का प्रयास किया कि संस्कृति वो होनी चाहिए सबको मिला लेने की हो, जिसमें गुणवत्ता हो। जैसे एक तालाब होता है बच्चों, जिस तालाब में चारों तरफ से नालियां आ रही है, पानी भर रहे, एक जगह से निकल रहा है, एक जगह से पानी आ रहा है, एक तरफ से निकल रहा है तालाब में, तो पानी का और जलाशय का जल हर समय उसकी शुद्धता बरकरार है बच्चों। लेकिन जिस जलाशय में केवल पानी आ रहा है और निकलने का साधन नहीं है, वह जलाशय का जल साफ सुथरा नहीं रहता, तो गंदगी आ रही है। गंदे जल को बाहर निकलने कोई निकासी का जगह नहीं है। उसी प्रकार से बच्चों संस्कृति वह महान होती है जिस संस्कृति में तमाम संस्कृतियां आकर मिल जाती हैं। इसीलिए हमारे लेखक महामहिम रामधारी दिनकर जी ने भारतीय संस्कृति की व्याख्या यहाँ पर कर रही। भारतीय संस्कृति समय समय पर इसमें जो आया सबको आत्मसात कर लिया, मिला लिया। आए भारतीय संस्कृति में शक आए और बाद में मुगल आए और मुगल के बाद में यहाँ पर फ्रेंच, पुर्तगीज और सभी भारत में आए। सभी संस्कृतियों को अडॉप्ट किया इंडियन ने और कुछ न कुछ लिया। इस सनातन धर्म के लोगों ने सभी लोगों से कुछ न कुछ लिया और भारतीय संस्कृति हमारी महान बनती चली गई, बढ़ती चली गई, लोक कल्याण की परिकल्पना आगे बढ़ती चली गई। लेकिन हाँ, इसमें समरसता की बात होनी चाहिए बच्चों, सब लोग मिलजुल कर। यानी अगर अपने अपने धर्म की पराकाष्ठा को लेकर लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, तब हमारी भारतीय संस्कृति आज एक कमल के पुष्प की भांति, जिसमें हर धर्मावलंबी, हर धर्म पंखुड़ी है उसका, और सभी पंखुड़ियों मिला करके एक कमल का पुष्प जैसे बनता है, वैसे भारतीय संस्कृति, सभी संस्कृति, हाँ, ये सभी धर्मों का धर्म की जिम्मेदारी बनती है इससे दूसरे सभी लोग रिस्पेक्ट करें, सभी धर्म एक दूसरे का रिस्पेक्ट। परोपकार, राजस्थान भी हो गया, सब लोग परोपकार की बातें करें, हर विभूतियां, हर धर्म के लोग परोपकार की बातें करें, सब अच्छा हो, अच्छा है। इसी बात का मूल्यांकन संस्कृति व्यापक परिमार्जन हमारी ने किया है। अब इस बात को अगर आप समझ गए हो तो पूरा चैप्टर उसी में केंद्रित हो गया। बच्चों, अब मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो संस्कृति ऐसी चीज है जिसे लक्षणों से तो हम जान सकते हैं, किंतु उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है। अंग्रेजी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन, एक जितने भी हैं ये समान ज्ञान बच्चों, यानी जो हमारे पास है संस्कृति, गाड़ी, मोटर, महल, पोशाक, अच्छा भोजन, ये सभी हमारी क्या है, सभ्यता है। इनके समान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं संस्कृति नहीं, सभ्यता के समान है। यानी संस्कृति वह गुण है जो हमारे शरीर के अंदर गुणों के रूप में, अच्छाइयों के रूप में मिला, और सभ्यता क्या है, जो हमारे पास मौजूद है। जो चीजें, कलम, अभी आप लोग कॉपी लेकर बैठे होंगे, किताब लेकर बैठे होंगे, अच्छी मोबाइल या लैपटॉप लेकर बैठे होंगे, कंप्यूटर लेकर बैठे होंगे, क्या है, सभ्यता बच्चों। मगर पोशाक पहनने और भोजन करने से जो कला है वह संस्कृत की चीज है। कितनी अच्छी बात है। पोशाक पहन रहे हो
तमाम साधन दिए हो, वो किस कंपनी का है, यानी आप किस कंपनी का वो लिए हो तो साधन हो गया, कौन सी कंपनी बाइक आपने लिया। लेकिन जो कलर आपने चूज किया, तो कलर आपकी संस्कृति दिखा रहा है, कैसे चला रहे हो आप संस्कृति दिखा रहे हो, याद रखना। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाजों की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। हर सभ्य आदमी संस्कृति की होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है। यानी हर आदमी जो साधनों से युक्त है, हर आदमी साधनों से युक्त है, जरूरी नहीं है कि वे गुणों से व्याप्त हो। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर मोबाइल बजने लगे बगल में, 1 मिनट, थोड़ी समस्या आ गई है और मोबाइल डिस्टर्ब कर रही है। क्या फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने की, ध्यान दो बच्चों, जहाजों की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। हर सभ्य आदमी संस्कृति ही होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है। तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात बात है। और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य भी होता है। यानी कितनी अच्छी बात बताया, हर सभ्य आदमी जरूरी नहीं सांस्कृतिक हो, और हर सांस्कृतिक आदमी जरूरी नहीं है कि वो सभ्य भी हो। क्योंकि जिसके पास संस्कृति है, कल्चर है, ज्ञान है, जरूरी नहीं वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो, बहुत बिल्डिंगें रखता हो, जरूरी नहीं है। और जिसके पास तमाम साधन हो, उसके पास जो सभ्य है, तो जरूरी नहीं है कि वह उसके पास जो संस्कृति भी हो, यानी कैसे बात उसे कैसे नहीं करें, तमाम चीजें यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और डांट वाट है, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े गले झोपड़ों में रहते हैं, जिनके पास काफी कपड़े भी नहीं होते और न कपड़े पहनने के अच्छे ढंग हो तो उन्हें मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तथा दूसरों का दुख दूर करने के लिए वे खुद मुसीबत उठाने को भी तैयार हैं। यहाँ बताया गया कि बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन वे परोपकारी होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, दूसरे कष्टों को अपना कष्ट मान लेते हैं। ज्ञान थोड़ा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती, कितनी अच्छी बात है। यानी आजकल हम लोग सभ्यता, यानी उन्होंने बताने का प्रयास किया, जरूरी जो सभ्य हो उसके पास सांस्कृतिक गुण भी हो। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने बताया, आदिवासी जनता जो है वह गरीब है, लेकिन यानी जिसको हम सभ्य करते हैं, ये मेरी व्याख्या थोड़ा सा यहाँ कुछ अलग भी है। अरे सभ्य होता है और जिसके पास अच्छे भाव हो, अच्छे विचार हो, वह सभ्य भी माना जाता है, मानवता परोपकार भी हो। लेकिन यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया कि आधुनिक साधन जहाँ पर विराजमान है वह सभ्य है।
गाड़ी मोटर बंगलो हो, वह सब है। नागपुर के आदिवासी जो लोग हैं उनके पास गाड़ी मोटर बंगलो नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक है, गुण है उनके पास। यानी क्या बात मिली आपको? जरूरी नहीं जो सभ्य हैं, जो संस्कृति वाले हैं, सांस्कृतिक व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं सभ्यता उनके पास हो। भाई गरीब हैं लेकिन सांस्कृतिक गुणों से लबालब भरे पड़े हैं। बहुत से आदमी गरीब होते हैं लेकिन दूसरे के दुख में शामिल हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और सांस्कृतिक गुणों का लक्षण होता है बच्चों आगे, क्योंकि सभ्यता के बड़े बड़े उपकरण उसके पास नहीं है, लेकिन दया, माया, सच्चाई और सदाचार उनमें कम नहीं है। अतः उसे सुसंस्कृत समझने में कोई उज्र नहीं है होना चाहिए। प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे और जंगलों में वे कोठे और महल बनाकर नहीं रहते थे। फूस की झोपड़ियों में वास करना, जंगलों के जीवों में दोस्ती और प्यार करना, किसी भी मोटे काम को अपने हाथ में करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाना, पत्तों में खाना और मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाना, यही उनकी जिंदगी थी। और ये लक्षण आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्यता के लक्षण नहीं माने जाते हैं। फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृति नहीं थे, बल्कि वे हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। सभ्यता और संस्कृति में यह एक मौलिक भेद है, इसे समझे बिना हमें कहीं कहीं कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है। फिर ये बताया कि भाई हमारे ऋषि मुनि लोग जंगलों में रहा करते थे, लेकिन सांस्कृतिक गुणों से परिलक्षित थे। उन्होंने जो किताबें लिखी, तमाम पुस्तकें लिखी, आज भी वो पुस्तकें हमारी संस्कृति के, हमारे दर्शनों के केंद्र है। इस चाणक्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, जितने पुराण लिखे गए, क्या ये लोग कितने संस्कृति, कितने महान थे। हमारी संस्कृति को, सनातन धर्म की संस्कृति को नया दिशा दे दिया इन लोगों ने। लेकिन वो गरीब थे, साधारण थे। यानी यहाँ बताया गया कि संस्कृति जरूरी नहीं पैसे वालों में निवास करे, वो गरीबों में भी निवास कर सकते। आगे बच्चों, मगर यह कठिनाई कहीं आ जाती है, कठिनाई कहीं कहीं आ जाती है। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता रहता है। उदाहरण के लिए हम जब कोई घर बनाने लगते हैं, जब स्थूल रूप से वह सभ्यता का कार्य होता है, मगर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है। और संस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते हैं वह फिर हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। यानी बच्चों, हमने जो बंगला बनाया, जो बड़े बड़े महल बनाए अपने घर में, घर पर, तो वह कौन सी नक्काशी हुई है, कौन सा मैंने रंग लगाया, ये सारी चीजें हमारी उसकी संस्कृति को व्यक्त करती है। इसलिए संस्कृति और सभ्यता में यहाँ पर हमारे महामहिम दिनकर जी बताते हैं, बड़ा गहरा रिलेशन भी है, बड़ा गहरा संबंध है। भाई आप सभ्यता का जो प्रयोग करते हो, जिन साधनों का प्रयोग करते हो, उन साधनों में जो गुण है, जो इंटरनल क्वालिटी है, वह कहीं न कहीं आप संस्कृति को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार सभ्यता की संस्कृति पर और संस्कृति की सभ्यता पर पड़ने का वाले प्रभाव को हम कम निरंतर चलता है। यानी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, संस्कृत और सभ्यता में बड़ा गहरा, बड़ा अटूट संबंध है, क्लोज रिलेशन देखा जाए तो। आज यही एक ऐसी बात समझ लेनी चाहिए कि संस्कृत और प्रकृति में भी भेद है। गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है। ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना ये
सबके सब प्रकृति दत्त गुण है, मगर प्रकृति के गुण अगर बेरोक छोड़ दिए जाए तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। यानी कितनी अच्छी बात यहाँ पर हमारे लेखक महामहिम रामदास दिनकर जी ने समाज को बताने का प्रयास किया कि आदमी के अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अगर मनुष्य में छोड़ दिए जाए, यानी मनुष्य में बेरोक हो जाए, तो मनुष्य और पशु में अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष पर नियंत्रण होना जरूरी है। यही नियंत्रण उसको संस्कृत की ओर ले जाता है। अगर इस पर नियंत्रण न रह जाए तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्था बदल सकती है बच्चों। इस तरह से हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, विशेष रूप से कि संस्कृत और सभ्यता में बहुत गहरा संबंध, बहुत अटूट संबंध है। जैसे शरीर और आत्मा, बार बार में आत्मा और शरीर अगर साधन हो, उसमें विशिष्ट गुण, सभ्यता हो, उसमें विशिष्ट गुण। जैसे भगवान ने आपको अच्छा शरीर दिया, आपको सुंदर बनाया, तो सुंदर गुण अगर मौजूद हो, फिर क्या पूछना है? फिर क्या पूछना है? यानी वही बात है, आपकी सुंदरता को आपकी संस्कृति निखार दे रही है। वही बात यहाँ बताई गई कि आप की संस्कृति यानी संस्कृति और सभ्यता अगर दोनों एक दूसरे में एक अच्छा प्रभाव डाले तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आगे यही एक बात भी समझ लेनी चाहिए कि संस्कृत और प्रकृति में भेद है। गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है। ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष और काम वासना सब प्रकृति प्रदत्त गुण है। मगर प्रकृति के सब गुण अगर मैं बता रहा था जो बेरोक छोड़ दिए जाए तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाता है। इसीलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि वो गुस्से के बस में नहीं, बल्कि गुस्सा ही उनके बस में रहे। वह लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और काम वासना का गुलाम नहीं, बल्कि ये दुर्गुण उसके गुलाम है। मैं बता रहा था आप लोगों को बच्चों कि मानवीय जो विकार है, जो अवगुण है, लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, ये नियंत्रण होना चाहिए। अगर अधिक हो जाएगा तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा बच्चों। और उन दुर्गुणों पर आदमी कितना विजयी होता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। यानी जब आप अवगुणों पर, दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हो, आपकी संस्कृति ऊंची मानी जाती है, आप महान माने जाते हो। आगे बच्चों, निष्कर्ष यह है, संस्कृत सभ्यता को की अपेक्षा महीन चीज है। यानी संस्कृति महीन बनेगी, विशिष्ट गुण है, वह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध। और सभ्यता की अपेक्षा वह टिकाऊ देती है। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि जैसे दूध में मक्खन, दूध क्या है? सभ्यता है। मक्खन क्या है? दूध का विशिष्ट गुण है। जैसे दूध में मक्खन विराजमान रहता है और फूल में सुगंध विराजमान रहता है, उसी प्रकार सभ्यता में संस्कृति भी कहीं कहीं विराजमान रहती है बच्चों। और अंतर बता रहे हैं यहाँ पर, एक प्रकार देखा जाए संबंध की चर्चा हो रही है कि सभ्यता की अपेक्षा संस्कृति अधिक टिकाऊ होती है। भाई बिल्डिंग बनाया, आदमी के पास साधन नष्ट हो सकते हैं, साधन तो बनाया, गाड़ी मोटर बंगलो बनाया, वो नष्ट हो सकता है, लेकिन जो आपके अंदर गुण है, गुण नष्ट नहीं हो सकता।
आपने जो विद्या अर्जन प्राप्त किया, हाईली क्वालिफिकेशन का जो नॉलेज प्राप्त किया, वो नॉलेज आपकी संस्कृत बन जाती है। आगे बच्चों, एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे भी जा सकते हैं, मगर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती। जो आदमी अचानक धनी हो जाता है या एकाव यक एकाव यक ब यक ब यक किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसे चिढ़ाने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द अपस्टार्ट है। अपस्टार्ट को लोग बुरा समझते हैं और इसलिए बुरा नहीं समझते कि अचानक धनी हो जाना या यक व यक ऊंचे पर पहुंच जाना कोई बुरी बात है, बल्कि इसलिए कि धनियों का ऊंचे ओहदे वालों की भी संस्कृति है, वो तुरंत सीखी नहीं जा सकती। कितनी अच्छी बात है, देखकर हमारे महामहिम दिनकर बता रहे हैं। कुछ आदमी होते हैं अचानक बहुत ऊंचा पर पा जाते हैं, लेकिन सोच विचार बात करने का ढंग तो पुराना ही रहता है, छोटे वाला ही रहता है। इसलिए अब स्टार्ट मैंने अचानक आगे बढ़ना, अचानक आगे बढ़ गया, लेकिन गुण में अचानक नहीं बन पाया। ये मानव, अगर आप ऊंचे पद पाते हो, ऊंचे पद वाले गुण भी आपके अंदर होना चाहिए, तब आप महान बनते। साधन तो मिल गए, लेकिन विनम्रता नहीं आई। बात कैसे करें हम? यह विनम्रता अगर न आए, सब बेकार है। इसलिए ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील न हो जाए तो वह सिरहाने लायक हो जाता है। यानी आप विनम्र ऊंचे पद को विद्या दाद विनयम विनयम दाद पादताम दाद धर्माप्नोति धर्माप्नोति दाद सुखम। यानी विद्या विनम्रशीलता को, विनम्रता को प्रदान करती है। इस विद्या से अगर विनम्रता नहीं मिली, आप उससे क्वालिफाइड तो हो गए, लेकिन आप अंदर बात करने की विनम्रता नहीं आई, तो शिक्षा बेकार है। विनम्रता आभूषण है मनुष्य का। किसी विज्ञानी व्यक्ति का, दर्शन शास्त्री व्यक्ति का अगर विशेष रूप से देखा जाए तो आप अंदर गुण नहीं आया, विनम्रता नहीं आई, सब कुछ बेकार है। और भी फोन आया था, यहाँ मैं बता रहा था संस्कृत ध्यान देने की बात बच्चों। संस्कृत ऐसी चीज नहीं जिसकी रचना 10-20 या 50 वर्षों में की जा सकती हो। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते रहते, सहते पढ़ते लिखते सोचते समझते और राजकाज चलाते अथवा धर्म कर्म करते, उन सभी कार्यों में उसकी संस्कृति उत्पन्न होती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता, असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और ये तरीका सदियों से जमा होकर एक समाज में छाया रहता है। लाइन इंपॉर्टेंट चल रही है बच्चों। वैसे इस ऐसे की हर पंक्तियां ही इंपॉर्टेंट है। कितनी अच्छी बात आएगी। हमारे सोते बैठने उठते जागते सभी जो गुण है, जैसे हम अपने आप पेश करते हैं, तो हमारी संस्कृति कैसे हम अपने आप पेश करते हैं, कैसे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये हमारी संस्कृति जिनमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज में मिलकर हम जी रहे हैं, उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है, और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपने संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए संस्कृति वह चीज मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापी हो और इसकी रचना
और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ। कितनी बड़ी बात संस्कृत को लेकर मूल्यांकित कर रहे हैं हमारे महामहिम दिनकर। संस्कृत क्या है? यानी सदियों से चली आई हुई रीति रिवाज परंपराएं जो हमको आच्छादित की हुए चारों तरफ घेरे हुए हैं, जो हमको विकास में कहीं कहीं वह साधक है। आगे बच्चों, अनेक सदियों से अनुभवों का हाथ है। यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। बच्चों, एक बात स्पष्ट है, हमारे संस्कार जैसे होते हैं वैसे जन्म भी होता है। यानी अगर आप अच्छे गुण किए हो, अच्छे कार्य किए हो, तो बाद वाले जो जन्म होंगे निश्चित रूप से वो अच्छे गुणों से युक्त होंगे। जैसे आजकल होता है ना, कहीं किसी कक्षा में कोई बच्चा बहुत कम पढ़ता है, बहुत मेधावी है। सोचो, एक ही कक्षा में तमाम बच्चे पढ़ते हैं, टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई साधन नहीं, फिर भी टॉप कर रहा है, महान है। कभी कभी आप न्यूज़ पेपर में पढ़ते होंगे कि एक बच्चा बहुत गरीब था, किताब कॉपी खरीदने की व्यवस्था नहीं थी, मानव प्राणी बच्चा IAS हुआ, बच्चा IPS हुआ, IPS हुआ। तो तमाम चीजें जो है ध्यान दो, तमाम चीजें जो आती हैं, तमाम चीजें जो होती हैं वो हमारी संस्कृति से कहीं न कहीं जुड़ी रहती है। बच्चों, पढ़ने बहुत मेधावी है, बहुत आलीशान है बच्चा, यानी बच्चा बहुत गरीब है लेकिन पढ़ने बहुत विद्वान है। आखिर क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म में ऊंची पढ़ाई किया होगा, इस जन्म में वो रिवीजन है, उसके लिए कुछ नहीं है। ये सब पुनर्जन्म का कुछ न कुछ परिणाम होता है बच्चों। वो लोग नहीं मानते होंगे, दूसरी बात है। यानी भाग्य का निर्माण कहीं न कहीं कर्म से जुड़ा हुआ है। जो आपने कर्म किया उसका परिणाम भाग्य के रूप में मिल रहा है। कर्म भाग्य का निर्माण होता है बच्चों। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं, हम अचानक कह सकते हैं वो पुनर्जन्म का संस्कार है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। और जबकि सभ्यता और सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है। कितनी अच्छी बात उन्होंने लेखक ने बताई। यानी बच्चों, शरीर जो है वो क्षणिक है, नश्वर है, और संस्कृति जो है, गुण जो है, वो आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए हम लोग अपने सांस्कृतिक गुणों को आत्मा के साथ जोड़ें ताकि उसका परिणाम का फल, उसके कर्म का फल बाद तक लेते रहे। आगे बच्चों, यहाँ पर और जब सभ्यता सामग्रियों की हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। कहने का मतलब यह बच्चों, हमारी संस्कृति एक अच्छी है, हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, उसका प्रभाव निरंतर इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी उसके गुण हम प्राप्त करते रहेंगे, विशिष्ट गुण का लाभ देते रहेंगे। आगे बच्चों, ध्यान देने की बात है बच्चों, हम बता दें आप लोगों को, आदिकाल से हिस्टोरिकल कंसेप्ट को भी लेखक ने यहाँ बताने का प्रयास किया बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण विशिष्ट गुणों के रूप में बताने का प्रयास किया। तो अपने आप में वैसे निबंध बहुत मैं तेजी से नहीं चलने चलूंगा, इतना आज तक पढ़ा दिया हूँ, और इसको आप लोग इसको रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये निबंध अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और बहुत तेज चलना भी जरूरी नहीं है मेरे लिए। इसलिए आप लोगों से आग्रह यही है बच्चों, इसको जितना आज पढ़ाया हूँ उसको आप लोग निश्चित रूप से रिवाइज करें अगली कक्षा में, और आगे में आप लोगों को इस नेक्स्ट जो क्लास होगा शेषांश भाग अगली कक्षा में समझाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी सब कुछ आप लोगों को मिलते रहेंगे सही जगह पर, जानकारियां लेते रहेंगे आप लोग। अब आप लोगों की समय सीमा वैसे भी अब मैं आज की कक्षा आज ही समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में
6 साल में भाग समझाई जाएगी। धन्यवाद बच्चों।